नमस्कार। जी बिजनेस और द मार्केट प्रेजेंट करता है अब तक का सबसे अनोखा शो, जिसका नाम है फायदा अनलिमिटेड। आप समझेंगे कि फायदे की बात तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन अनलिमिटेड फायदा आखिरकार ये क्या है, इसको मैं समझाने के लिए बुलाऊंगा। हमारे साथ पराग ठक्कर है, जो तथास्तु ग्रुप द मार्केट्स के चेयरमैन है। प्लीज वेलकम पराग भाई ठक्कर। पराग भाई, पहले बहुत सीधा सवाल आपसे बनता है कि आखिरकार ब्रोकर्स के इतना बड़ा हजूम है, द मार्केट्स के पास लोग क्यों आए और द मार्केट्स है क्या, समझाइए क्विकली। सबसे पहले हम ब्रोकर्स नहीं हैं, वी आर नॉट एट ऑल ब्रोकर्स। हम लोग एडवाइजरी फर्म है। हम लोग एडवाइस देते हैं कस्टमर्स को कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, किस में निवेश करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली हम ब्रोकर्स नहीं है, वी आर प्योरली एडवाइजर्स। जहाँ पे क्लाइंट, हमारे पास एक कॉल सेंटर का नंबर है जिसका हम अमित जी बहुत अच्छे से उसको बयान करते हैं। वो कहते हैं 80 का 800 और 90 का 900। तो दैट्स द नंबर। 80 का 800 मिलता भी और 90 का 900 मिलता भी अगर फोन करेंगे, अगर ऐसा है क्या? कम से कम एडवाइस सही देंगे जिससे उनको वो मिल पाए। तो ये मेन चीज़ है और ये 24 घंटे चलता है। इट्स 24/7 365 दिन। जब भी आपको टाइम मिले, प्लीज़ आपके जो भी सवाल है, आपको किसने रिकमेंडेशंस दिया है, एक बार वापस से कंफर्म कर लीजिए हमसे। ये कोई भी चार्जेस नहीं है इसके, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपको उसके सवाल के जवाब ढूंढ के फिर वापस फ़ोन करके बताती है कि ये बराबर है या नहीं। बहुत सीधा सवाल, इक्विटी हो, कमोडिटीज हो और अब तो करेंसी भी, क्योंकि सीनियर सिटीजन रुपया बन गया, 60 के ऊपर काम कर रहा है। ये तीनों प्रोडक्ट पे हम एडवाइस देते हैं। पराग भाई, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं बुलाना चाहूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट को यहां पर, जो कि आज बात करेंगे और सिर्फ आपके लिए बात करेंगे, आपको सलाह देने के लिए बात करेंगे। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा मेहुल कोठारी को, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है। प्लीज वेलकम मेहुल। सिद्धार्थ राज पुरोहित, फंडामेंटल एनालिस्ट द मार्केट्स के। मैं बुलाना चाहूंगा सावित्री सिंह को, जो कि फंडामेंटल एनालिस्ट है द मार्केट्स की। और अब मैं बुलाऊंगा बिरेन वकील को, जो कि कमोडिटी बाजार पर खासी पकड़ रखते हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट बिरेन वकील। प्लीज कम। अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट को, जो कि स्टॉक मार्केट पे अच्छी पकड़ रखते हैं, धवल पी व्यास को। चलिए, ये तमाम वो लोग हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन हमने एक लकी ड्रॉ भी कराया और लकी ड्रॉ जीतने वाले को हम एक गिफ्ट भी देने वाले हैं। बताना चाहूंगा कि लकी ड्रॉ में कौन कौन जीता है। हिना शाह वर्किंग वुमेन है, मितेश शाह और चंद्रकांत बी जोशी। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये तीन लोग यहां पर क्यों हैं, एक्सपर्ट तो ये हैं, लेकिन ये भी एक तरह के एक्सपर्ट हैं। इनको हम सिटीजन एक्सपर्ट कहते हैं, इनको हम मार्केट के एक्सपर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाजार में लगातार ट्रेड करते हैं। बड़ा पहला सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको आखिरकार आप जब इस शो में आ रहे थे तो आपके मन में क्या था, क्या सवाल है आपके मन में? बड़ा मेरा एक ही सवाल है कि ये स्टॉक मार्केट अभी स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है? कितने दिनों से, 3 साल से सब लोगों का ये धंधा पूरा बैठ गया हो ऐसा लग रहा है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री बार बार बोल रहे हैं सोना मत खरीदिए। मैं सोने के पे उसके पे आ रही हूँ कि उसका भाव कितना कम होगा। महिला है तो पहले बात सोने की करेंगी, बाद में बात एक्चुअली आई एम वरीड अबाउट गोल्ड ओनली, सो आई वुड लाइक टू नो कितना कम होगा। कितना कम होगा? देखिए, इक्विटी की बात होगी, कमोडिटी की बात होगी, कहीं आपका सवाल रुपए पे तो नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बाजार कौन चलाता है? ये वाकई अच्छा सवाल है। हम आपको इन तमाम सवालों की, मैं ये कोशिश नहीं कह रहा कि हम 100% इनके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। हमने एक ऐसी कोशिश की है, एक अनोखी कोशिश की है, वो शायद ही किसी ने अभी तक किसी भी टेलीविजन चैनल में शुरू करी हो। थैंक यू सो मच आप तीनों के लिए इधर आने के लिए। लेकिन अब उस दौर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सवाल जवाब का सिलसिला, जहां पर आप सवाल पूछेंगे, ये एक्सपर्ट जो हमारे साथ बैठे हैं ये आज इनके जवाब देंगे, और साथ ही हम आपको कुछ रणनीतियां भी बताएंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे, टेक्निकल हो या फिर फंडामेंटल, जिसमें आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बात जो इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने का रिस्क कौन लेता है? यहां पर बिना ब्रेक की गाड़ी कोई नहीं चलाता, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लोग फिर भी कर लेते हैं। बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने के बराबर है बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड। तो इसलिए द मार्केट्स और जी बिजनेस की लगातार अपील रहती है कि आप बिना स्टॉप लॉस के प्लीज मत करिएगा ट्रेड। इसी नोट से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बाजार के ये तमाम जानकार बने हुए हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। इस समय बाजार के अंदर एक बड़ा सवाल है कि पैसा लगाया जाए तो लगाया कहां जाए? देखिए, पहले अगर 2008 से पहले की बात करें तो जहाँ बुल रन था, जहाँ पर सब स्टॉक्स आप देखें हर स्टॉक में मोमेंटम था, पर अभी जब मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो ये डिपेंड करता है कंपनी की इंडिविजुअल पोटेंशियल के ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है कि आप कंपनी, सेक्टर, इनकी इंडिविजुअल पोटेंशियल के ऊपर अभी मार्केट का मोमेंटम है। आप देखेंगे मार्केट नहीं परफॉर्म किया है, पर बहुत सारे इंडिविजुअल सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे जो सेक्टर्स हैं आदमी को पहले, इन्वेस्टर को पहले वो चूज़ करने चाहिए, जैसे आईटी है या फार्मा है, एफएमसीजी है। ये सब सेक्टर्स मार्केट को अभी मूव कर रहे हैं और यही मूव करेंगे आगे भी। बैंकिंग हुआ, तो इनको पर्टिकुलर इन्वेस्टर को इन सेक्टर्स में फंडामेंटली और बहुत ही स्ट्रांग और जो कॉर्पोरेट कंपनीज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी होती है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। धवल, क्विकली, गुड डेज आर बैक या फिर आपको लगता है गुड डेज आर स्टिल फार? सी, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एक्चुअली कि इंडियन इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं डाउन टर्न में है। प्लस सेकंड चीज़ जो आईएनआर भी कहीं ना कहीं ट्रबल दे रहा है इंडियन इकोनॉमी को, प्रॉफिट मार्जिन्स को। तो दिस इज़ गुड न्यूज़ एक्चुअली, क्योंकि ऐसे ही मौके होते हैं जहाँ पे यानी कहीं ना कहीं आपको जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो बाय करने के चांसेस मिलेंगे। प्लस वैल्यू बाइंग हो सकता है ऐसे लेवल्स पे, प्लस काफ़ी अच्छी स्टॉक्स मिल जाएंगे। सावित्री, क्विकली, इस समय मार्केट्स के अंदर दो चीजें बहुत वरिंग है। एक तो फॉलिंग रुपी, दूसरा फॉलिंग इकोनॉमी या फिर हम कहें डूमिंग इकोनॉमी, जो कि बिल्कुल ग्लूम नहीं कर रही, बहुत डिफरेंट है सिनेरियो। आपको क्या लगता है, आपका व्यू क्या है कि इस समय करंट इंडियन स्टॉक मार्केट्स इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, या फिर आपको लगता है कि आफ्टर द रफ पैच अ स्मूथ रोड विल कम? अभी तो मेरा मानना है थोड़ा इकोनॉमी रहेगा, सेकंड क्वार्टर तक थोड़े चांसेस है डाउन टर्न के, बिकॉज आपका रुपी इतना डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर सारी करेंसी के अगेंस्ट काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी 1-2 क्वार्टर रहेगा, बट आई एक्सपेक्ट कि सेकंड हाफ से मार्केट अच्छा होने के चांसेस है, बिकॉज फेस्टिवल सीजन आता है तो सबका थोड़ा रहता है, मूड अच्छा रहता है। थोड़े इतने दिन से इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, बाइंग नहीं किया, चलो अभी बाई करते हैं, सेकंड क्वार्टर है, थोड़ा पैसा खर्चा करते हैं। तो आई थिंक कि थोड़े रिवाइवल के चांसेस है सेकंड हाफ से मार्केट में। जी, आइए मूव करते हैं आगे। और बिनेन वकील, आपसे सवाल जरूर बनता है क्योंकि इस समय जो मौजूदा कंडीशन है उसमें कमोडिटी बाजार एक स्पॉट में आ गया है, सीटीटी लग गया है, और उसके अलावा सोने का बाजार जो है वो अच्छे लगातार रिटर्न सब नहीं दे रहा। आखिरकार गोल्ड और कितना नीचे गिरेगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि गोल्ड जितना नीचे गिरे वो खरीदे। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन आया था यहाँ के मार्केट कौन चलाता है, तो जहाँ तक गोल्ड का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि फेड चेयरमैन बेन बर्नाके मार्केट चलाता है। 15 दिन के पहले उसका स्टेटमेंट था कि हम बॉन्ड बाइंग टेपर ऑफ कर देंगे, और हमने करीबन 1500 की मंदी देखी। और लास्ट वीक अबाउट टर्म अभी बोला, अभी फोक स्टेटमेंट आया कि नहीं अभी और स्टिमुलस शायद आएगा। एकदम ब्रीफली अगर मैं बोलूँ तो गोल्ड में ना तेजी होती है ना मंदी होती है, ये सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल और वैल्यू को प्रिजर्व करता है। अगर 90 में आपके पास 1 किलो गोल्ड होता तो आप फियाट मारुति एस्टीम ले सकते थे, वही गोल्ड 2000 में होता होंडा सिटी ले सकते, वही गोल्ड 2010 में होता कोरोला ले सकते, वही गोल्ड 2020 में BMW ले सकते हैं, और वही गोल्ड 2030 में होगा पोर्श ले सकते हो। मेहुल, इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट्स में हम एक बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं देख रहे, लेकिन द पॉइंट इज दिस, क्या आपको लगता है इस समय जो करंट कंडीशंस हैं, और क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स में ज्यादा पैसा नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ सीटीटी, डू यू थिंक दिस कैन बी रिवाइवल फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट्स? देखिए, शॉर्ट टर्म की बात करें तो ओवरऑल मीडियम टर्म इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें 5700 से अगर निफ्टी में देखा जाए तो रिसेंटली रैली आई है, तो ये एक शॉर्ट टर्म पुल बैक है। मीडियम टर्म ट्रेंड हालांकि अभी भी नेगेटिव है और काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ है, डॉलर काफ़ी वीक हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो
तो हमें लगता है कि यहाँ पे कॉशन एक मार्केट में बनता है, तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए यहाँ पे मार्केट को। और स्टिल 6200 अगर क्रॉस करता है तो फिर बुल रन स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आई थिंक सो कि वी आर इन अ बैड फेज इन अ मार्केट। जी चलिए, ये आपने तमाम पैनलिस्ट का व्यू जान लिया कि आखिरकार वो इस बाजार के बारे में, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो इक्विटी मार्केट हो। चलिए तो शुरू करते हैं सिलसिला सवालों और जवाबों का। जी आप पूछिए सवाल। फंडामेंटल राइट है या टेक्निकल राइट से? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट है या टेक्निकल। मेरे साथ चलिए यहाँ पर मुकाबला भी कर लेते हैं सिद्धार्थ और मेहुल के बीच में, फंडामेंटल राइट है या फिर टेक्निकल। सिद्धार्थ, पहले फंडामेंटल की फेवर में कौन सी दो बातें जाती हैं? फंडामेंटल की फेवर में मेन चीज़ ये है कि फंडामेंटल एक पूरी इकोनॉमी को स्टडी करके, सेक्टर को स्टडी करके, कंपनी स्पेसिफिक को स्टडी करके एक आपको फेयर वैल्यू निकाल के देता है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। दूसरा उसमें ये चीज़ है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलता है और आप बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें सिक्योर रख सकते हैं। ये है दो। चलिए मेहुल, आपके पास आपसे टेक्निकल की दो बातें पूछने से पहले आप सिद्धार्थ की बात से कितना सहमत हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा मैं काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ। दोनों चीज़ साथ में ही चलती है, लेकिन एक चीज़ मैं सारे इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को कहना चाहूँगा, आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं। सी फंडामेंटल ऑलवेज डिसाइड्स द डेस्टिनेशन फॉर आवर मार्केट, बट टेक्निकल एनालिसिस डिसाइड्स द रोड मैप टू गेट देयर। तो देखिए, फंडामेंटल आपको बता देगा कि हाँ ये स्टॉक 100 रुपीज़ का है तो 200 होगा, आगे आने वाले सालों में शायद 300 भी होगा, बट उसमें एंटर कब करना है, एग्जैक्ट टाइमिंग्स ये आपको टेक्निकल्स बता सकता है। सो बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड। अभी आपने एंट्री की तो आपने कहा कि बिना स्टॉप लेस के मार्केट में नहीं आना चाहिए। जी, जी। लेकिन जब भी हमने स्टॉप लेस लगाया, चाहे ऊपर का लगाइए चाहे नीचे का लगाइए, लोग खा जाते हैं। जी, बड़ा बड़ी अच्छी बात है। धवल, आपसे मैं बिल्कुल क्विकली जानना चाहूंगा, आखिरकार ऐसा क्यों होता है? मेन रीजन क्या होता है स्टॉप लॉस का? यानी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मींस यू आर रॉन्ग, योर ओपिनियन इज रॉन्ग, और अदरवाइज द स्टॉक विच यू हैव एंटर्ड, अब जिसमें एंट्री किए हैं वो स्टॉक ही गलत है कहीं ना कहीं। इनकेस अगर आपका 10% का स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ तो आप जो है रिवाइज कर करके बहुत तो 20% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी और 9% गिरता है करंट लेवल से, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, बट उस टाइम पे एग्जिट करना ठीक नहीं रहेगा, स्पेशली एज ए इन्वेस्टर। सावित्री, आपका इस पर रिस्पॉन्स क्या होगा? सर मैं तो कहना चाहूँगी, अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा कभी कभी हाथ बर्न तो करना ही पड़ेगा। सब चीज़ें प्रॉफिट में रहेंगी तो सारी दुनिया ट्रेड करेगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए थोड़े मोड़े लॉसेस, अगर 10-20% लॉसेस होते हैं, 80% प्रॉफिट होता है, नथिंग रॉन्ग। जैसे हम अभी स्पेन, ग्रीस वगैरह सब की लाइन में खड़े हैं हम, तो आपको लगता है कब तक S&P हमको डाउनग्रेड करेगा? डाउनग्रेड की बात कर रहे हैं हम, इट डजेंट मैटर बेसिकली। अब देखिए, आप यूएसए में ग्रोथ के चांसेस कम है, 2% से ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रोथ बहुत नहीं हो सकता है। यूके में, यूरोप में भी नहीं हो सकता है। बाकी बची लेकिन इस टाइम पर अमेरिका ने वापस अपने आप को कहीं ना कहीं पटरी पर लाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। वी हैव टू गिव क्रेडिट टू देम आल्सो, राइट? डोंट यू थिंक सो? जहां तक इंडिया की स्टोरी की बात है, यहाँ पे इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं हम एक रॉक बॉटम क्राइसिस को हिट कर रहे हैं, जहाँ पर जॉब्स ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही, जहाँ पर IIP नंबर्स लगातार खराब आ रहे हैं, GDP हैज़ गॉन टू 5%। तो कहीं ना कहीं ये बड़े मेजर फंडामेंटल इशू है और जिसमें हम कह सकते हैं पॉलिसी भी बहुत हद तक मैटर करती है। बीरेन वकील, रिस्पॉन्ड टू दिस। बेसिकली तो पॉलिसी पैरालिसिस जो गवर्नेंस इश्यू ही है, और खास करके मैक्रो बाबत में जो है वो दैट इज़ ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट स्पेशली। बट मैं समझता हूं कि हिडन, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री गवर्नमेंट इज स्टॉपिंग पीपल टू बाय गोल्ड। मैं समझता हूं कि ये गोल्ड का जो कंट्रोल है वो पूरे ग्लोबल है। जैसे जर्मनी ने भी वेट 2% बढ़ा के 12% कर दिया, फ्रांस ने कैश बुलियन परचेस पे बान लगा दिया है, वहां आप चेक से ही खरीद सकते हो, अदरवाइज गोल्ड नहीं खरीद सकते। जी, जो डेटा मिलते हैं हमको वो सच्चे मिलते हैं, रॉन्ग मिलते हैं, क्या मिलता है वो हमको मालूम नहीं, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये पहली बात तो डेटा ऑथेंटिफिकेशन पे बात आई है, तो इसको तो आपको ये मान के चलिए कि जो डेटा आपके पास में जो आ रहा है FII बाइंग या सेलिंग का, ये बहुत ही फुल प्रूफ डेटा है, क्योंकि इस पर सेबी का वॉच है।
गवर्नमेंट ने हर चीज़ के ऊपर वॉच रखा हुआ है। सर अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट कह रही है गोल्ड मत खरीदो या बेचो, मतलब तो ऐसे गवर्नमेंट के पीएसयू कंपनी के शेयर्स जो कम हो रहे हैं भाव, तो गवर्नमेंट ऐसे क्यों नहीं बोल रही कि ये बेच दो, अभी छोड़ दो, मतलब इस कंपनी के शेयर्स को? देखिए बेसिकली पीएसयू स्टॉक्स स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। बार बार बोलते हैं मार्केट में, काफ़ी एक्सपर्ट से भी आपने शायद सुना होगा कि पीएसयू स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट रहता है इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। ठीक है, चलो कर दिया, कॉल इंडिया है, मूवमेंट करता रहेगा 280 to 350 का, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। तो बेटर है कोई अच्छे से स्टॉक्स में करो। गवर्नमेंट आके तो ऐसा नहीं बोलेगा अभी चलो मुझे तुम बेच दो, है ना, आपको ही बेचना पड़ेगा। एडवाइजरी कंपनी के सपोज 100 क्लाइंट्स होते हैं, 50 को वो बोलती है निफ्टी बाय करो, 50 को वो बोलती है निफ्टी सेल करो। निफ्टी की मूवमेंट आएगी 50 पॉइंट की, आधा % तो कमाएंगे, आधा लॉस हो जाएगा। जो कमाते हैं वो बोलते हैं ये हमारे क्लाइंट हो जाएंगे। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगे आप सावित्री इसके ऊपर? ये जो चीज़ है ये बाजार में अक्सर लोगों को परेशानी होती है इससे, खासतौर पर जो सलाह लेते हैं। लेकिन इसका एक फंडामेंटल पॉइंट ये भी कि जब तक बाजार के अंदर सेलर और बायर नहीं होंगे तो मार्केट्स भी कैसे बनेंगे? डेफिनेटली आपको इक्वल मेंटेन करना पड़ेगा, जितने बायर रहेंगे उतने सेलर, तभी वहाँ पे ट्रेडिंग या तो बाइंग सेलिंग हो सकती है। बट अगर आप 10 लोग से एडवाइजर लोगे तो कंफ्यूजन होने वाला है। इस मार्केट में दिस टेक्निकल एनालिसिस, ये जो पूरा साइंस है, क्या इज इट रियली पॉसिबल फ्रॉम दिस साइंस कि कोई इससे मंथली इनकम जनरेट कर सके एंड दे कैन सर्वाइव? एनालिसिस से आप मंथली इनकम नहीं बना सकते, आप मिंट कर सकते हो मनी, ये मेरा मानना है। बट ये डिपेंड करता है आपका एनालिसिस क्या है। देखिए आप बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मतलब महीने की इनकम पे नहीं जी रहे हैं, उन्होंने बंगले बांध दिए हैं इसके ऊपर। द थिंग जो टेक्निकल जो स्टडी है वो सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाती है। एंड ऑफ द डे ये आपका एनालिसिस है, आपकी समझ है जो आपके लिए पैसा बनाएगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये स्टडी को कैसे लें और हमारे हिसाब से इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। जी बिरेन वकील, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? ओवरसीज मार्केट में, डेवलप मार्केट में तो काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, स्पेशली ऑप्शन मार्केट में, जिनका गुजारा ही ये सिर्फ ट्रेडिंग होता है। यहाँ भी मैंने छोटे मोटे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। धीरे धीरे ये डेफिनेटली अभी ये माइनॉरिटी में है ये लोग, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होते जाएंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता जाएगा, तो हमारे यहाँ भी ऐसा आएगा कि यू कैन हैव ए ट्रेडिंग एज ए नॉर्मल बिजनेस, बट इट इज़ वेरी टफ, ये मैं जरूर बोलूँगा। सर फॉर ए नोवाइस इन्वेस्टर जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, उनके लिए कौन सा मार्केट सही रहेगा, इक्विटी या कमोडिटी? चलिए मैं इक्विटी से भी आंसर ले लेता हूँ, कमोडिटी से भी आंसर ले लेता हूँ। आप बताइए सिद्धार्थ, इक्विटी के बेटर है या कमोडिटी? देखिए जिस इन्वेस्टर को ज़्यादा पता नहीं है उसके लिए तो एक सही एडवाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले इक्विटी हो या कमोडिटी। तो पहली चीज़ ये है कि आप एक सही एडवाइज़र लें। आपको अच्छा कमोडिटी एडवाइज़र मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कमोडिटी में बनाएंगे। अगर बहुत अच्छा आपको इक्विटी एनालिस्ट मिल गया तो आप उसमें बहुत बनाएंगे। वीरेन, अगर कोई हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है तो एग्री मार्केट्स में काफ़ी ऐसी चीज़ है जो बहुत लो रिस्क पे आप अच्छा सा डिसेंट रिटर्न बना सकते हो। कमोडिटीज़ में यू हैव नंबर ऑप्शन, दुरंतो है, सेमी गरीब रथ भी है, सुपरफास्ट भी है। आपके जेब में कितना पैसा है उसके आधार पर गाड़ी चूज करनी चाहिए और राइट प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। ये जो टेक्निकल बोल रहे हैं तो उसमें कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है? पोजिशनली आप करोगे तो RSI स्मूथन काफ़ी अच्छा है, 5 and 20 मूविंग एवरेजेस है, 89 EMA ऑन डेली एंड वीकली चार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये 2-3 चीज़ है जो बेस्ट है, ये आप देख सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट, बायर सेलर वैल्यू और वॉल्यूम, ये तीनों प्राइस के अप डाउन में कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं? कमोडिटीज़ में ये काम नहीं करता क्योंकि कमोडिटीज़ में डब्बा ट्रेडिंग के हिसाब से यू नेवर नो एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। ने बोला कि 6200 ऊपर निफ्टी जाए तो तभी तेजी करना, तो अभी क्या करें? परफेक्ट। और नीचे जाए तो नीचे कहाँ तक जाएगी सर? निफ्टी का स्पेसिफिकली अगर आप पूछे तो देखिए लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है 6200 के ऊपर ही पॉजिटिव होगी। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो 5800 के नीचे है, आप फिर से शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 5700 से 5500 के बीच में एक बार सपोर्ट लेगा निफ्टी, पूरा ओवरऑल बैरिश 5500 के नीचे ही होगा। तो बाइंग यहाँ पे फिलहाल मत कीजिए, 6200 के ऊपर फ्रेश बाइंग कीजिए, 5800 के नीचे सेल इनिशिएट कीजिए, 5500 तक का टारगेट रहेगा। करेंसी मार्केट में जो टॉप डाउन अप्रोच है
कंपेयर टू अदर करेंसी। जी जी। यूएस इंडेक्स 78 पे था, 78 पे था, अभी 83 पे चल रहा है और लास्ट 85 से नीचे आया हुआ है। इसके हिसाब से करेंसी अप डाउन हो रही है। टारगेट है 85 और अबव 88 है, टेक्निकल एज वेल एज करेंसी एज वेल एज फंडामेंटल। अदर इंडेक्स वापस 90 पे आता है, यूएस इंडेक्स करेंसी का टारगेट क्या होता? देखिए रिसेंट अगर देखें आप तो देखेंगे डॉलर इंडेक्स 83 पे ही खड़ा है, 83, 84 पे ही खड़ा है, जबकि हमारा रुपया बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया है। तो एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है, बट अगर देखिए उस रेशियो में जितना परसेंटेज वो अप्रिशिएट होगा उतना परसेंटेज हमारे डेप्रिशिएट होने की चांस है। बट डिपेंड के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। वी सी इकोनॉमी कमिंग ऑन ट्रैक इन 1 to 2 क्वार्टर्स और ये वापस स्ट्रांग होगा। एक पर्टिकुलर इंडेक्स को लेके मत चलिए एज ए ट्रेडर, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं। ऐसे कौन से सेक्टर हैं इक्विटी में और कमोडिटी में जिससे हमें फायदा अनलिमिटेड होगा? मेन तो मुझे जो सेक्टर लग रहा है जिसमें बहुत सारी उथल पुथल अभी चल रही है वो है ऑयल एंड गैस। वहाँ पर गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज वगैरह नहीं ला रही है और चेंजेस कर रही है जिससे बहुत सारी नई कंपनीज को बहुत बेहतर फायदा हो सकता है, ज़्यादातर एक्सप्लोरेशन कंपनी। तो ये एक सेक्टर आप डेफिनेटली ध्यान रखें। और अगर इकोनॉमी यहाँ से अगर रिवाइव करती है तो दूसरा सेक्टर जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा बैंकिंग, और दूसरा एफएमसीजी और सन फार्मा, ये तो इटरनली चलेंगे। बेरन भाई, कमोडिटी बाजार में कौन सी ऐसी सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्रॉफिट है? गोल्ड सिल्वर में तो मिल नहीं रहा, कॉपर में मिल चुका है। इसमें काफ़ी सेक्टर इन्वेस्टमेंट बेसिस के हिसाब से एक कैशर सीड मुझे लग रहा है। और जहाँ तक स्टॉक्स अगर देखें तो मैं पर्टिकुलर रालीज और चंबल फर्टिलाइजर एज ए होल वैल्यू अनलॉकिंग होना इसमें बाकी है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन शुड बी बियॉन्ड 3 ईयर। एंड इन कमोडिटीज आपको कमोडिटी मार्केट में गोल्ड सिल्वर में फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी काफी गिर चुकी है कीमतें। इसमें फिजिकल बेसिस में भी अभी मैं फिलहाल बाय साइड नहीं रहूंगा, बट एग्री सेक्टर में कैलेंडर स्प्रेड अगर किसी को होमवर्क ज्यादा करना है तो कैलेंडर स्प्रेड इज फैंटास्टिक वर्क एंड गिविंग यू सॉलिड रिटर्न। चलिए, तो ये थी आज की फायदा लिमिटेड की हमारी खास पेशकश। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने स्पॉन्सर्स द मार्केट्स का कि उन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, और राजकोट की जनता का, गुजरात की जनता का जो इतनी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंची है और इस प्रोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पहली बार भारत का सबसे बड़ा सम्मान फाइनेंशियल मार्केट्स का, यानी इंडिया बेस्ट मार्केट एनालिस्ट अवार्ड्स, इस बार अहमदाबाद यानी आपके अपने गुजरात में होने जा रहा है। द मार्केट प्रेजेंट करता है इंडिया बेस्ट मार्केट एनालिस्ट अवार्ड्स 2013, और इस बार ही उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन चीफ और गुजरात के सूबेदार नरेंद्र दामोदर मोदी। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि पहली बार द मार्केट एनालिस्ट अवार्ड्स होने जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद में, जिसको जी बिजनेस और द मार्केट्स नाम दे रहे हैं देश की नई फाइनेंशियल कैपिटल। कीप वॉचिंग जी बिजनेस। नमस्कार।